जय हिंद। साल 2024 के मार्च और अप्रैल महीने में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जब जब लोकसभा का चुनाव होता है तो एक नाम आपके सामने आता है, वो है आचार संहिता, जिसे अंग्रेजी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आचार संहिता क्या है, आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या चीजें प्रभावित होती है। बहुत सारे छात्रों का भी यह कहना होता है कि क्या आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी जो परीक्षाएं होने वाली है, सरकारी नौकरी की परीक्षाएं होने वाली है, वो कंडक्ट नहीं होने वाली है क्या। तो आज की इस वीडियो में आचार संहिता की पूरी कहानी को हम लोग समझेंगे, पूरा इतिहास को हम लोग समझेंगे और मेरा आप लोगों से वादा है कि आचार संहिता के ए टू जेड डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग बने रहना। आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आचार संहिता, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इसे अंग्रेजी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। आपको पता है कि भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है उसको हम लोग लोकसभा चुनाव कहते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है उसे हम लोग विधानसभा चुनाव कहते हैं। लोकसभा के चुनाव से प्रधानमंत्री निकल करके आते हैं और विधानसभा के चुनाव से सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री निकल करके आते हैं। तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, आचार संहिता जो लागू दोनों ही कंडीशन में होती है। लेकिन आचार संहिता लागू कौन करता है? तो इलेक्शन कमिटी ऑफ इंडिया, है ना, इलेक्शन कमिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में ईसीआई कहते हैं। अब ईसीआई जो है एक स्वतंत्र कंपनी है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन भी काम नहीं करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन भी काम नहीं करता है। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है उस समय प्रधानमंत्री का कार्यकाल जैसे ही खत्म होता है तो ईसीआई अपने हाथों में सारी शक्तियों को ले लेता है इलेक्शन कंडक्ट करवाने की। ईसीआई का काम है कि भारत में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसको फेयरली कंडक्ट करवाना, उसमें किसी भी प्रकार का घोटाला ना हो। क्योंकि पिछली बार जो सत्ताधारी पार्टी है, हो सकता है उनकी पावर तो बढ़ जाती है विपक्ष की तुलना में, तो उनकी ऐसी स्थिति में ईसीआई का यह काम है कि फेयर कंडीशन में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, और इसीलिए ये आचार संहिता लागू करती है। समझते हैं? तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म होने के बाद लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है, तो जब मान लेते हैं कि लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म होता है तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने की सारी जिम्मेदारियां ईसीआई ले लेती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले लेती है। ये लोग आपस में मीटिंग करती है और सरकार की कह सकते हैं कि इलेक्शन करवाने की जो पूरी जिम्मेदारी है ये अपने ऊपर ले लेती है। आज के इस वीडियो को हम लोग लोकसभा के चुनाव को टारगेट करते हुए बनाएंगे। आपको पता है कि अप्रैल मई 2024 में 543 सीटों के ऊपर लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री डिसाइड होते हैं। ये जो लोकसभा का चुनाव है अप्रैल और मई महीने में होने वाला है, लेकिन आचार संहिता एक महीने पहले ही लागू हो जाता है। तो यहां से आपको पता चलता है कि आचार संहिता उस स्थिति में लगता है जब पार्टियों को अपना प्रचार करने की बारी आती है। एक समय सीमा दिया जाता है कि आप इतना दिन तक अपना प्रचार प्रसार कर लो, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद आप लोग कोई भी चुनावी प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो वही है कि आचार संहिता चुनाव के समय लगती है, और कौन लगाती है? चुनाव आयोग लगाती है। आइए आचार संहिता की अब डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। तो आचार संहिता क्या? किसी भी चुनाव को निष्पक्ष, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया कि किसी भी चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम और शर्तें तय की है। उन्हीं नियम और शर्तों को ही आचार संहिता कहा जाता है। आचार संहिता का छोटा डेफिनेशन यही है, लेकिन इसके अंदर कितने नियम है, कितने कानून है, कितने मामले हैं, उन सभी को कितने मकसद है, सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। चुनाव आयोग, यह भी समझिए कि आचार संहिता लागू कब होता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाती है, तो जिस दिन तारीख घोषित की जाती है उस दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है, और कब तक रहता है? जब तक चुनाव का परिणाम नहीं निकल जाता। अब आइए आचार संहिता के मकसद को समझते हैं। आचार संहिता के परिभाषा से आप ये तो समझ गए होंगे कि आचार संहिता का मतलब है सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बराबर का अधिकार देना, लेकिन अब इसके मकसद को समझते हैं। इसका पहला मकसद है प्रचार अभियान को निष्पक्ष बनाना। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे सत्ता की है या विपक्ष की है, दोनों का जो प्रचार अभियान होता है उसको निष्पक्ष बनाना। क्योंकि आपको पता है कि पावर की जो पार्टियां होती है उनके पास ज्यादा शक्ति होता है, तो वो प्रचार अभियान को ज्यादा तेज कर सकते हैं या बड़े लेवल पर कर सकते हैं। लेकिन आचार संहिता का काम है कि दोनों पार्टियों को बराबर समान अधिकार देना चुनाव प्रचार के लिए। दलों के बीच झगड़े के विवाद को टालना, यानी कि आपको पता है कि 1962 से पहले जब आचार संहिता नहीं हुआ करता था, उस समय क्या होता? पॉलिटिकल पार्टी आपस में कई सारी लड़ाइयां कर लिया करती थी और चुनाव के समय खून खराबा का माहौल हो जाता था। इसीलिए जो है आपसी दलों के बीच में झगड़े के और विवादों को टालने के लिए आचार संहिता को बनाया गया। केंद्र या राज्य की सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करना।
आपको पता है कि जो भी सत्ता की पार्टी होती है उनके पास सरकार की शक्तियां होती है। अब सरकार की शक्तियां है, इलेक्शन के समय वो क्या कर सकती है, उनका दुरुपयोग कर सकती है। मान लो सरकारी वाहन है, सरकारी मशीन है, सरकारी कर्मचारी है, तो इन सभी का दुरुपयोग ना हो पाए इसीलिए आचार संहिता लगाया जाता है। यानी कि एक नॉर्मल पर्सन की तरह वो जो पॉलिटिकल पार्टी जो पहले मान लो जिसकी सत्ता थी, मान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का कार्यकाल खत्म होने के बाद जब आचार संहिता लग जाता है तो वो एक सिर्फ कॉमन मैन रहते हैं, एक कॉमन नेता रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदर्श आचार संहिता दलों और उम्मीदवारों के आचरण एवं व्यवहार का भी मानक होता है। यानी कि जब आचार संहिता लगता है तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी उम्मीदवार है, जो भी नेता है, उनके आचरण को, उनका बिहेवियर को भी मापने का एक तरीका है ना, कि इलेक्शन के समय उनका स्वभाव कैसा है, वो जनता के लिए परफेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि इलेक्शन के समय में अगर वो झगड़ा करवा रहे हैं, दंगा फसाद करवा रहे हैं, जनता के बीच में जाकर के अगले को बुरा बुरा कह रहे हैं, तो इन सभी चीज के ऊपर इलेक्शन कमीशन ध्यान रखती है, उन सभी चीजों की जांच करती है। आचार संहिता एक प्रकार का आदेश है। यह एक ऐसा आदेश है जिसको सरकार, जितनी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भी उम्मीदवार है और जो आम जनता है, उन सभी को पालन करना होता है। इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कोई नहीं तोड़ सकता, ना कोई सरकार, ना प्रशासन, ना जनता, कोई नहीं। और अगर इसे कोई तोड़ता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो इतनी बातों से आपने यह समझा कि जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाता है, शासन एवं प्रशासन में बहुत बदलाव हो जाता है। जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टियां शक्तिशाली थी वो नॉर्मल एक कॉमन इंसान की तरह हो जाती है, जो विपक्ष थे, जो कमजोर थे, वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाती है। ये बेसिकली आप समझ रहे हैं कि जो आचार संहिता लागू होता है ये बेसिकली क्या है, एक तरह का जेंटलमैन एग्रीमेंट है। जेंटलमैन एग्रीमेंट मतलब क्या, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को समान पोजीशन में रखती है और उसके बाद इलेक्शन लड़ती है ना। तो बेसिकली क्या है कि आपस में हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शांति बना करके इलेक्शन को हम लोग होने देंगे। तो ये जेंटलमैन हम लोग उसी को कहते हैं, यानी कि हर एक चीज में परफेक्ट, है ना। कोई झगड़ा वगड़ा से कोई मतलब नहीं है, एकदम फेयरली कोई चीज को करे, शांतिपूर्ण तरीके से करे, उसी को हम लोग बोलते हैं जेंटलमैन। और वही है कि ये एक प्रकार का क्या है, आचार संहिता जेंटलमैन एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट से आपको समझ में आ रहा है कि ये एग्रीमेंट यानी कि एक समझौता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल एक समझौता है, क्योंकि आपको पता है, आप जान करके हैरान हो जाएंगे, ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है जिसको सत्ता एवं विपक्ष दोनों ने मिल करके बनाया है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों ने खुद इस एग्रीमेंट को बनाया है, आचार संहिता को इलेक्शन कमेटी ने नहीं बनाया। दोनों पॉलिटिकल, सभी जितने भी विपक्ष के दल है और जितने भी सत्ताधारी दल होते हैं, पुराने समय से लेकर के इन्होंने मिल करके इस एग्रीमेंट को बनाया है कि इलेक्शन के समय ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इलेक्शन को फ्री, फेयर और पीसफुली कंडक्ट करने के लिए ही आचार संहिता लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आचार संहिता के मकसद को आप लोगों ने तो समझ लिया, अब हम लोग आचार संहिता के नियमों को समझ लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। आचार संहिता का जो पहला नियम है वो है कि कोई भी दल या उम्मीदवार ऐसा कोई काम ना करे जिसमें जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच में मतभेद होता है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में, भारत में राजनीति का जो सबसे पहला एजेंडा होता है वो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। तो आचार संहिता में ये तीन जो मेन पिलर्स है, इन तीनों मेन पिलर्स के बारे में आप बात नहीं कर सकते। आगे है कि आदर्श आचार संहिता के तहत व्यक्तिगत आलोचना की भी अनुमति नहीं होती। यानी कि अगर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी के पार्टी के बारे में बोल सकते हैं, उनके नेता वाले करियर के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन उनके पर्सनल, व्यक्तिगत, निजी जिंदगी में वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में वो चर्चा नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जा सकता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो होते हैं वहां पर आप पोस्टर, बैनर नहीं लगा सकते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग नहीं कर सकते, वोट पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि गला पकड़ करके, किसी का जबरदस्ती मार करके, किसी को डरा के, किसी को धमका के आप वोट नहीं प्राप्त कर सकते जनता का। और ऐसा करते हुए अगर आप पाए जाते हैं तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट कैंसिल किया जाएगा, आप उस चुनाव को नहीं लड़ पाएंगे और चुनाव जो है आपको चुनाव से बेदखल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मत पाने के लिए रिश्वत देना, परेशान करना, दबाव डालना इत्यादि पूरी तरीके से मना है ना। वोट पाने के लिए क्या होता है, गांव देहात में छोटा सा मुखिया का चुनाव होता है तो पैसा दिया जाता है और आदमी वोट पे और दारू पे चुनाव देना जो है शुरू कर देता है। तो यही है कि बेसिकली आचार संहिता का समय में एक तरह का गैर कानूनी गतिविधि है। अगर इलेक्शन कमेटी को पता चल जाता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी, उस उम्मीदवार का टिकट वो रद्द कर सकती है और उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगा और उसे जेल तक जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये सारी घटनाएं जो होती है, अगर आप इलेक्शन कमेटी को बता देंगे, सूचना दे देंगे कि ऐसा ऐसा ये नेता, पर्टिकुलर नेता जो पैसा रिश्वत दे रहा है और वोट ले रहा है, दारू का ये दे करके वोट ले रहा है, तो वैसी स्थिति में इलेक्शन कमेटी उनको उस टिकट से उनका टिकट भी रद्द कर देगी, है ना। आगे बढ़ते हैं।
मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर वोट मांगना पूरी तरीके से मना है। इलेक्शन जिस दिन हो रहा होगा उस समय आचार संहिता लगा हुआ रहता है, लागू हुआ रहता है। तो जो आपका जहां पर इलेक्शन कमेटी है या जहां पर आप वोट देने के लिए लोग आ रहे हैं, ठीक है, वोट बूथ जो उसके 100 मीटर के दायरा, पूरे सर्कल चारों ओर 100 मीटर के दायरे के अंदर आप लोग वोट नहीं मांग सकते। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उसके कार्यकर्ता, उसके दल के नेता कोई भी वोट नहीं मांग सकता। अगर पाया जाता है तो वो भी आचार संहिता का उल्लंघन होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी पार्टी, समर्थक, उम्मीदवार की रैली, जुलूस निकालने के लिए पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य है ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना जुलूस निकालती है ना, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिशियन का जो जुलूस निकलता है, हजारों हजार लाखों लोगों की भीड़ उसमें इकट्ठा होती है, रोड जाम होता है ना। तो बेसिकली पुलिस से जो जहां जहां से आप गुजरने वाले हैं वहां के प्रशासन से, पुलिस से आप लोगों को परमिशन लेना अनिवार्य होता है। इसके बाद चुनावी सभा का आयोजन, सभा में बाधा पैदा करने वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता में किसी भी परिस्थिति में वे खुद से कार्रवाई ना करे। कहने का मतलब यह है कि आपने जुलूस निकाल दिया, अब हो गया लड़ाई, अब लड़ाई हो गया तो वापस आप ही लोग डंडा बरसाना उसको शुरू कर दिए, तो आप कानून अपने हाथ में ना ले, पुलिस उसके लिए रहेगा। पुलिस की सहायता लीजिए कि वहां पर लड़ाई झगड़ा हो गया उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में अप्लाई होता है, इस बात को जान लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब चुनावी जुलूस के कुछ नियमों को हम लोग समझ लेते हैं, है ना। जुलूस के स्पेसिफिक नियमों को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जुलूस किस समय, किस स्थान, किस मार्ग इत्यादि से गुजरेगी, उसकी संपूर्ण सूचना जो है पुलिस को पहले ही देनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया, जुलूस का इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि यातायात उससे प्रभावित ना हो और जुलूस को बाई ओर रखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया। अगर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल उसी समय एक समय में जुलूस निकालते हैं तो आयोजक को ध्यान हो कि आपस में कोई टकराव ना हो, यानी कि पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना पड़ता है कि आपस में कोई टकराव ना हो। उसके बाद जुलूस में कोई भी समर्थक पार्टी अपने विपक्षी उम्मीदवार के पुतले को लेकर के नहीं चल सकता और सार्वजनिक स्थान पर पुतला दहन इत्यादि नहीं कर सकता, है ना। पता चला कि अगले विपक्षी वाला के क्या किया, पुतला लेकर के रोड में जला दिया, आम जनता को भड़काया जा रहा है। ये सारी चीजें जो है गैर गतिविधि होता है, ऐसा आप कहीं पे नहीं देखे होंगे और ऐसा करना लॉ के खिलाफ है, आचार संहिता का उल्लंघन है। आचार संहिता के समय सत्ताधारी जो पार्टी होती है वो कोई भी सरकारी गाड़ी, सरकारी कर्मचारी, सरकारी विमान या सरकारी जो बंगला होता है उसका प्रयोग चुनाव के प्रचार के लिए नहीं कर सकता है पूरी तरीके से, है ना। सरकारी जो भी घोषणाएं होगी, लोकार्पण होगा, शिलान्यास इत्यादि होगा, वो कार्यक्रम भी नहीं कर सकते। यानी आचार संहिता एक बार लग गया तो आप कोई भी नया परियोजना, है ना, सब गरीबों में कपड़ा बांटेंगे। अब आचार संहिता लगने के बाद अगर आप ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो गरीबों में तो लालच आएगा, अरे भाई मुझे कपड़ा मिलेगा, सब गरीबों का घर बना देंगे, आवास बना देंगे। आचार संहिता के समय में ये सब डायलॉग बाजी आप लोग नहीं कर सकते। आचार संहिता लगने से पहले कोई कानून बन गया है, कोई परियोजना चल रहा है तो वो कंटिन्यूअसली रहेगा, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद इस प्रकार का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कोई भी सत्ताधारी पार्टी नई नीतियों की भी घोषणा नहीं कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। सरकारी धन से विज्ञापन नहीं कर सकता, है ना। सरकारी जो धन होता है उसमें पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया जा सकता है, न्यूज़पेपर में नहीं दिया जा सकता है, और टीवी में जो न्यूज चैनल होते हैं उन टीवी न्यूज चैनल में भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा सकते, है ना। तो ये पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होता है कि आचार संहिता लगने के बाद ना ही न्यूज चैनल में, ना ही मीडिया में, ना ही कहीं पे भी आपको प्रचार प्रसार करना है। सिर्फ एक चीज कर सकता है वर्तमान समय में, वो भी मना है लेकिन लोग करते हैं और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट। उस पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट में प्रचार कर सकते हैं, है ना। मान लो कि बीजेपी का कोई ऑफिशियल चैनल है, बीजेपी का ऑफिशियल कोई मीडिया है ना, ऑफिशियल कोई उनकी पीआर टीम होती है तो उनकी पीआर टीम कर सकती है। लेकिन कोई जो कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है तो, या कोई भी सरकारी कंपनी है, जैसे दूरदर्शन है, न्यूज चैनलों में आज तक इत्यादि है, ये लोग प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, लेकिन करते ही है। अब क्यों करते हैं देखिए। आगे बढ़ते हैं। आचार संहिता का इतिहास को हम लोग समझते हैं। आचार संहिता के सारे नियमों को आप लोगों ने समझ लिया। कुछ कुछ नियम हो सकता है कि छूट जाए, लेकिन मैक्सिमम मैंने कवर कर लिया है। एग्जाम वगैरह के बारे में भी मैं बता दूंगा कि आचार संहिता लगने के समय एग्जाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आचार संहिता लगने के बाद एग्जाम तो हो सकते हैं लेकिन एग्जाम होता नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। हो सकता है लेकिन होता नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। पहला तो आप मान करके ये चलो कि आचार संहिता के समय में परीक्षा एकदम मान लीजिए कि ना के बराबर लिया जाता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी इलेक्शन के काम में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए कभी भी सरकार, चाहे स्टेट एग्जामिनेशन हो या सेंट्रल एग्जामिनेशन हो, कभी भी आप देखोगे आचार संहिता के समय में ज्यादा एग्जामिनेशन नहीं होते, एकदम गैप ही रहता है, पहला चीज। दूसरा, आचार संहिता
के समय किस तरीके से आप प्रभावित होंगे, जो स्टूडेंट है वो प्रभावित इस तरीके से होगा कि कोई भी नई वैकेंसी नहीं आएगी, कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, है ना। ये सारी चीजें जो है आचार संहिता के समय नहीं आती है। नहीं बोले कि सरकारी किसी प्रकार का विज्ञापन जो है सामने नहीं आता है ना। हो सकता है कि स्टूडेंट के लिए, मान लो सत्ताधारी पार्टी है, वो स्टूडेंट को नौकरी देने के लिए कोई नई वैकेंसी निकाल दे आचार संहिता के समय में, तो वैकेंसी को आप कैसे निकाल सकते हो? स्टूडेंट उससे खुश हो जाएगा, खुश होकर के उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने चला जाएगा। इसीलिए आचार संहिता के समय में किसी भी प्रकार का विज्ञापन जो है, ये एक प्रकार का विज्ञापन ही स्ट्रैटेजी हुआ, वो नहीं निकाल सकती। आगे बढ़ेंगे साथियों, अब आचार संहिता के इतिहास को हम लोग समझ लेते हैं। आचार संहिता चुनाव में लागू करने के बाद राजनीतिक दलों की सहमति से अस्तित्व में आई और विकसित हुई। जैसे मैंने बोला कि सत्ता और विपक्ष दोनों की आपस में समझौते से यह आचार संहिता बनी है। इसे इलेक्शन कमेटी ने नहीं बनाया, दोनों सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की पार्टियां उस समय की जो थी, उन्होंने मिल करके यह बनाया। सर्वप्रथम आदर्श आचार संहिता केरल विधानसभा में 1960 नहीं 1962 के समय में लागू हुई थी, है ना। इसमें यह बताया गया कि चुनावी सभा में क्या करे और क्या नहीं करे, यानी कि केरला के विधानसभा चुनाव से यह सबसे पहले शुरू हुआ और उसी से इंस्पायर होकर फिर लोकसभा में आया। उसके बाद 1960 ही होगा, माफ कीजिएगा 1960। इसके बाद 1962 में लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा इस आचार संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों में जारी किया गया और कहा कि वे आचार संहिता का पालन चुनाव के दौरान करें। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने बोला कि केरल में जब हम लोग आचार संहिता लागू किए तो एग्जामिनेशन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, तो क्यों ना लोकसभा चुनाव में इसको आचार संहिता को लागू किया जाए। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, सबके पास आचार संहिता का पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है कि कौन कौन से नियम है, कौन कौन से कानून है, वो भेज दिए गए। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आदर्श आचार संहिता को पूरी तरीके से लागू करने के लिए चुनाव आयोग ने 1968 ईस्वी में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और सभी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लागू करने की बात पर सहमति बना ली और अंततः 1979 में आचार संहिता में एक और नया भाग जोड़ा गया, है ना। यानी कि आप इतना समझो कि 1968 में पहली बार आचार संहिता को लोकसभा चुनाव में शामिल किया गया। यानी कि लोकसभा जब इलेक्शन हुआ 1968 में, तब आचार संहिता प्रभावित था। उसके बाद अगर बात करें तो 1979 में आचार संहिता में एक नया भाग जोड़ा गया, जिसमें सत्तारूढ़ जो दल था उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान शामिल किया गया, ताकि सत्ताधारी दल विपक्ष की तुलना में अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, है ना। तो 1979 जो है, 1979 ये आचार संहिता या इलेक्शन कमेटी, या तो आप कहोगे कि देश के इलेक्शन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। क्योंकि 1979 से पहले क्या होता था ना, कि जो सत्ताधारी पार्टी होती थी वो सत्ताधारी पार्टी इस पावर का दुरुपयोग किया करती थी। दुरुपयोग यानी कि वो सत्ता में थी तो सरकारी बहुत सारी ऐसी चीजें थी सरकार में होने का फायदा वो उठाती, है ना। तो वो 1979 में ये कानून बना, आचार संहिता में एक नया नियम बना कि जो भी सत्ताधारी पार्टी होगी वो आचार संहिता लागू होने के बाद एक सारी उनकी शक्तियां समाप्त हो जाएगी, इलेक्शन कमेटी जो है उन शक्तियों को ले लेगी, है ना। एकदम वो लोग कह सकते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएगी, गवर्नमेंट उनकी न्यूट्रल हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो 1979 में सत्ताधारी पार्टियों ने इलेक्शन कमेटी के साथ झगड़ा कर लिया। उन्होंने बोला कि हम लोग इस कानून को, आचार संहिता में इस नए नियम को हम लोग नहीं मानेंगे। विपक्ष इसके लिए हल्ला करने लगा, है ना, कि इस चीज को अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में हम लोगों को नुकसान होता है, सत्ताधारी पार्टी अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग करती है ना। इलेक्शन कमेटी भी उन लोगों को मनाने में असफल हो रही थी। ऐसे में मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और जितने भी राजनीतिक दल है, चुनाव आयोग है, सत्ताधारी दल, विपक्ष के दल और चुनाव आयोग, ये मिलकर के कहां चली जाती है? विवाद को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया और सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने समझा, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह ऑर्डर दिया कि ये जो आचार संहिता में ये जो नियम है, ये कानून है, ये प्रावधान है, ये बिल्कुल ही जायज है ना, ये बिल्कुल ही फेयर है। तो इन सभी नियमों को लागू किया जाता है और तब से लेकर के 1979 के बाद से ही आचार संहिता पूर्णतः जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लागू हो जाता है। देश में कोई भी इलेक्शन होता है विधानसभा लोकसभा का, उस समय आचार संहिता पूरे जो 1979 के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनके साथ आचार संहिता को अप्लाई कर दिया जाता है। अप्लाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक और आदेश देता है। आदेश में रहता है कि यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार अब से आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर सकती है, उसे चुनाव लड़ने से रोक सकती है, साथ ही उस पर एफआईआर दर्ज भी हो सकता है और दोषी अगर वह पाया जाता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिए। अब समझिए आदर्श आचार संहिता के लिए अपनाई जा रही एडवांस तकनीकें। कहने का मतलब आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है,
तो इसके बारे में इलेक्शन कमेटी को कैसे पता चलेगा? जो सत्ता की पार्टियां है, जो विपक्ष की पार्टियां, वो आकर के बताएगी तो वो तो मान नहीं सकते, हो सकता है कि वो झूठ बोल दे। तो आम जनता के लिए इलेक्शन कमेटी ने एक एप्लीकेशन बनाया है, एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है। उस एप्लीकेशन के माध्यम से जो आम जनता है वो बता सकती है कि इलेक्शन कमेटी को बता सकती है कि जो सत्ताधारी या विपक्ष की पार्टी है वो इलेक्शन में प्रचार प्रसार के क्रम में आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। तो उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। उस ऐप का नाम है सी विजिल ऐप, है ना? तो समझते हैं। जब डिजिटलीकरण और हाईटेक होने के दौर चल रहा है तो भला चुनाव आयोग क्यों पीछे रहता? आदर्श आचार संहिता को और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया था। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान में हालिया विधानसभा चुनावों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सी विजिल ऐप क्या है। आम जनता इलेक्शन कमेटी को रिपोर्ट कर सकती है कि आचार संहिता का पालन पार्टियां कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आएगा मजा। अब ये जो है मात्र 5-6 राज्यों में अभी तक लागू हुआ है, लोकसभा चुनाव में भी लागू हो जाए और भारत के जितने भी विधानसभा चुनाव है उसमें भी लागू हो जाए तो मजा आ जाए। नहीं, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां है वो अब तक आम जनता को नचा रही थी, अब आम जनता पॉलिटिकल पार्टियों को नचाएगी, है ना? आगे बढ़ते हैं। सी विजिल के जरिए चुनाव वाले राज्यों में कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिए उल्लंघन का दृश्य वाली केवल एक फोटो या अधिकतम 2 मिनट की अवधि का एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है। उल्लंघन कहां हुआ है इसकी जानकारी जीपीएस के जरिए ऑटोमेटिकली संबंधित अधिकारियों को मिल जाता है ना? उसके बाद शिकायतकर्ता जो होते हैं उनकी पहचान गोपनीय रखते हुए रिपोर्ट के लिए यूनिक आईडी दी जाती है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो एक निश्चित समय के भीतर कार्रवाई की जाती है ना? यानी कि आप अगर भेजोगे उस चीज को तो पता भी नहीं चलेगा कि किसने, विपक्षी को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर पता चल गया तो फिर आपका पता नहीं चलेगा। ठीक आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये तो बात हुई इस ऐप के फायदे की, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि मुनाफे के साथ नुकसान भी जुड़ा हुआ होता है। तो इसी के मद्देनजर इस ऐप में गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी इंतजाम किया गया है, उसको भी समझिए। ये ऐप केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में काम करता है। तस्वीरें लेने या वीडियो बनाने के बाद यूजर्स को रिपोर्ट करने के लिए केवल 5 मिनट का ही समय मिलता है और इसमें पहले से ली गई फोटो या वीडियो अपलोड नहीं किए जा सकते। यानी कि एट अ टाइम आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा तुरंत। पहले अगर 5 मिनट से ज्यादा देरी किया तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। हाईटेक होने की दौड़ में सी विजिल ऐप के अलावा चुनाव आयोग ने और कोई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसको नहीं अपनाया है। इसमें एडवांस तकनीकों का भी और भी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इसमें नेशनल कंप्लीट सर्विस, इंटीग्रेटेड कॉन्टैक्ट सेंटर सुविधा, सुगम इलेक्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और वन वे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट इत्यादि भी शामिल है ना? तो ये सभी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप कंप्लेन कर सकते हैं चुनाव आयोग को अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। अंततः साथियों, चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता तथा अन्य उपायों के जरिए चुनावों को निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाने के प्रयास में लगातार कार्य करता रहा है और इसके लिए उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया है। लेकिन यह भी उतना ही सच होता है कि भारत जैसे बड़े देश में चुनावों को केवल आदर्श आचार संहिता के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कितना भी टेक्नोलॉजी ले आओ, कितना भी कुछ कर लो, पूरी तरीके से फेयर कंडीशन में इलेक्शंस नहीं हो पाते। ये सत्य है, ये विधि का विधान है। लेकिन तब भी बहुत हद तक आदर्श आचार संहिता की वजह से चुनावी बैरियर्स पॉलिटिकल पार्टियों पर लगी रहती है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी साथियों। मैंने पूरे शिद्दत से आप लोगों को आदर्श आचार संहिता की पूरी कहानी, पूरा इतिहास, पूरे नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, है ना? कोई डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, उसका हम लोग समाधान निकाल देंगे, वहां पर रिप्लाई आप लोगों को कर देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।